हेलो गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ समय पहले हमने चैप्टर नंबर 17 पढ़ा था, जिसमें से हमारे पास हर बार 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो हमारी आरबीसी क्लास 10th मैथमेटिक्स है, उसमें चैप्टर नंबर जो 18 और 19 है। 18 नंबर चैप्टर जो कि हमारा रोड सेफ्टी हुआ करता है, 19 नंबर रोड सेफ्टी है और 18 नंबर हमारी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। ये जो चैप्टर है दोनों एकदम इजीएस्ट चैप्टर है, परंतु उनका अंक भार जो है हमारे लिए जो प्रायिकता है वह बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर की पूछी जाती है, 4 नंबर की। जो रोड सेफ्टी है वो भी कितने नंबर की पूछी जाती है, 4 नंबर की। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो 4 + 4 8 नंबरों के लिए होने वाला है, जिसमें दोनों चैप्टर एकदम इजी चैप्टर है, परंतु जो हमारे पास में प्रश्न आते हैं उनके जो अंक भार है, इनका जो वेटेज है वो काफी हाई रहता है। तो इस अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रायिकता के कौन कौन से प्रश्न जो है वो इसमें से बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, प्रायिकता जो है प्रोबेबिलिटी, उसका मेन रीजन क्या है, हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कब क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा करके पूछा जा सकता है। इस वीडियो में आपके प्रायिकता की प्रत्येक समस्या को दूर कर दिया जाएगा, एक पॉइंट भी आपके पास नहीं बचने वाला। उसके बाद में हम देखेंगे जो रोड सेफ्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, जैसे मैंने अंक भार बता दिया 4 + 4 होता है, उसके आगे बात करेंगे। मैं डायरेक्ट इस चैप्टर पे आ जाता हूं। चैप्टर में कौन कौन से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं कॉइन की बात करता हूं, सिक्के की बात करता हूं। सिक्के की बात कर रहे हैं। सिक्के में भी प्रश्न 2-3 प्रकार से बनते हैं। प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, जब हमारे पास में एक सिक्का दिया गया हो, हमारे पास सिक्कों की संख्या 2 हो, 3 हो, सारे प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं केवल और केवल एक सिक्के की बात करता हूं। अब देखिए, उससे भी पहले इस प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को पढ़ने से पहले प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। जो हमारे पास में प्रायिकता है उस प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है कि अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या आएगा फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में संभावित परिणामों की संख्या। टोटल अनुकूल परिणाम कितने हैं और संभावित परिणाम कितने हैं, उन दोनों का जो अनुपात है वही हमारे पास में प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में टोटल संभावित परिणामों की संख्या। यह एक ही फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में काम में आता रहता है। कई जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। हमें भाषा पूरी काम में लेनी है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। अब प्रश्न पर बात करेंगे सिक्का। जब एक सिक्के को उछाला जाता, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, अब सिक्के को उछालने पर हमारे पास में कौन कौन सी कंडीशंस बनती है, कौन कौन से प्रश्न जो हमारे पास किताब में दिए हुए, कौन से उदाहरण के फॉर्म में दिए हुए, उनके अलावा इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी का हर एक प्रश्न कर लेंगे जो हमारी किताब में है तथा नहीं, ये सारे प्रश्न हम कंप्लीट कर लेंगे। जरूरी नहीं हमारे पास किताब की भाषा ही दी जाए, थोड़ा सा किताब में ऊपर नीचे करके भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। हम तरीका देखने वाले हैं कौन से स्टेज से कौन सा प्रश्न पुटअप किया जा सकता है। प्रत्येक को हम बहुत ही गहराई के साथ देखेंगे। जब एक सिक्का उछाला जाता है तो हमारे पास में क्या क्या कंडीशंस बनती है देखते हैं। पहले मुझे लिखना है, जो आंसर होगा उसकी पहली जो लाइन आएगी वह मेरे पास कुछ ऐसी आएगी कि एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम, ये पूरी एक ही लाइन है, ठीक है। एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम, हमारे पास में कौन कौन से परिणाम जो है उनकी संभावना रहती है। एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो हमारे पास या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। देखिए, ये तो इतना तो लिखना ही लिखना है। अब प्रश्न कौन कौन से प्रकार से पूछे जा सकते हैं, हेड
आने की प्रायिकता, क्या पूछा जा सकता है? हेड आने की प्रायिकता। दूसरा, हेड ने आने की प्रायिकता। ये दोनों पे बात करते हैं। जब हमें पूछा गया हो एक सिक्का उछाला जाता है तो सिक्के को उछालते दिमाग में हमारे पास आ जाना चाहिए कि हमारे पास संभावित परिणाम हेड और टेल, यानी टोटल 2 परिणाम बचते हैं, एक तो हेड का, एक टेल का। अब मैं बात करूं कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब वो देखो, जैसे ये वाला लिख दिया उसके ठीक बाद हमें प्रत्येक प्रश्न में लिख देना है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या से हमें क्या कहना चाहता है प्रश्न में, वो देखिएगा। ये वाले 2 हेड आना चाहिए, तो देखो दोनों में से हेड कितनी बार आता है? 1 बार आता है, यानी 1। कितने में से? 1 और 1 2, यानी टोटल 2 में से 1/2 इसका आंसर आ गया। अगर प्रश्न में इस हेड की जगह अगर टेल कर दिया जाता तो टेल आने की संभावना, वो भी हमारे पास टेल भी 1 ही बार आता है। कितने में से? 2 में से 1/2। हेड आने की प्रायिकता पूछे, टेल आने की प्रायिकता पूछे, दोनों का आंसर समान है। अब मैं बात करता हूं कि हेड नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगर हेड नहीं आना चाहिए तो आएगा कौन? टेल। टेल कितनी बार आता है? 1 बार। कितने में से? 2 बार। हेड ने आने की प्रायिकता भी 1/2 और टेल नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2। ऐसा कह सकते हो कि अगर हमारे पास प्रश्न में लिखा गया हो प्रश्न पत्र में कि एक सिक्का है तो आंख बंद करके आप उत्तर लिख करके आ जाना 1/2। प्रश्न चाहे कोई भी पूछे, एक सिक्का अगर है तो हमारे पास आंसर 1/2 ही आने वाला है। ये हमारा काम है। अब मैं सिक्कों की संख्या बढ़ा देता हूं। देखिए धीरे धीरे हम सिक्कों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। मैं यहाँ सिक्का 1 था मेरे पास में, अब की बार मैं सिक्के कर देता हूं 2। मेरे पास अगर 2 सिक्के हैं तो 2 सिक्कों को उछालने पर, अब मेरे पास सिक्के 2 हो गए, दोनों को उछालने पर संभावित परिणाम देखिए, या तो दोनों ही सिक्के सीधे हो गए, डबल एच आ गया। हेड है दोनों पर, हेड और टेल हो सकता है, टेल और हेड हो सकता है, या फिर डबल टेल हो सकता है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन बनते हैं। संभावित परिणाम हो, इसके बाद फॉर्मूला लिखना है। ये हमारे पास फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। देखिए हमें इस चैप्टर को इतना कवर कर लेना है कि प्रश्न कोई भी पूछा जाए, कहीं से भी पूछा जाए, हमें एकदम से इजी प्रश्न लगना चाहिए। इजी प्रश्न कब लगेगा? देखिए पेपर इजी या पेपर टफ कब होता है? अगर हमारा पढ़ा गया, हमारा देखा गया, हमारा समझा गया प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वह प्रश्न पत्र जो है वो हमारे लिए बहुत ही इजी लेवल का होता है। अगर कोई प्रश्न आपने नहीं पढ़ा और वही बोर्ड एग्जाम में आ गया तो वो हमारे लिए एकदम टफ लेवल का हो जाता है, क्योंकि वो हमने देखा नहीं है। जो चीज़ हमने देखी नहीं है वो हमारे लिए टफ हो जाएगी, चाहे वो सरल ही क्यों ना हो। इसलिए हमें अपनी तैयारी को मजबूत रखना है, तैयारी पर बहुत ज़्यादा कमर कस के रखनी है, क्योंकि आज की बात है, कल सुबह मॉर्निंग में हमारे पास पेपर शुरू होने वाला है। तब तक हमें इतना अच्छे से अपने को मेंटेन रखना है। पहली चीज़ ये ध्यान रखना, मेंटली प्रेशर बिल्कुल ही नहीं लेना है। जो मानसिक तनाव है बिल्कुल भी नहीं लेना, एकदम फ्री माइंड होकर के पेपर देना है। जितना फ्री माइंड होकर के पेपर देते हो उतना ही हमारी याददाश्त जो है पावर वो बढ़ती है। जो हमारी मेमोरी पावर है वो तभी हमारी काम आती है जब तक हम स्ट्रेस नहीं ले, हम तो कोई भी तनाव नहीं ले। तनाव में आते ही हमारी ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर देती है तथा हमारे जो प्रश्न है, जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है वो धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। तनाव ना ले, एकदम शांत दिमाग से, शांत मन से पेपर दे के आना है, बहुत ही अच्छे प्रकार से। तो बात करेंगे हम आगे इसमें। हमारे पास में ये प्रश्न लिखा हुआ है। अब इसमें कौन कौन से प्रश्न पुटअप किए जा सकते हैं पूछा जाए। 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की प्रायिकता। 2 बार हेड आता है क्या इनमें? जी हाँ आता है। ये वाला कितने बार आता है? 1 बार। कितने में से? टोटल 4 में से। ये हमारा उत्तर आया 1/4। अगर मेरे पास में आता 2 टेल आने की प्रायिकता तो भी उत्तर आता 1/4। ठीक है। अब मैं देखिए आगे वाला प्रश्न बनाता हूं। एक भी हेड ने आने की प्रोबेबिलिटी, क्या बोला प्रश्न में? एक भी हेड नहीं आना चाहिए, यानी ये भी नहीं आना, ये भी नहीं आना, ये भी नहीं आना। एक भी हेड नहीं आना मतलब ओनली फॉर टेल ही आना।
टेल यहाँ पर आता है, कितने में से, 4 में से, कितना, 1, तो 1/4। अगर यहाँ आंसर हो जाता हेड की जगह टेल, एक भी टेल नहीं आना तो ये कैंसिल हो जाता और ये वाला करेक्ट हो जाता, 1/4 हो गया। अब हमारे पास ऐसा पूछ लिया एक हेड तथा एक टेल आने की प्रायिकता, क्या पूछ लिया, एक हेड तथा एक टेल आने की प्रायिकता 2/4। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कब, जब हमारे पास में कितने सिक्के हो, 2। एक प्रश्न और बना देता हूं मैं। मेरे पास प्रश्न ऐसा बचेगा कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। एक हेड तो आना ही आना चाहिए, ज्यादा है तो चलेंगे। पूछ लिया अगर आपको आधी रोटी या एक रोटी खानी है, आपको एक की जगह 2 दे दी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 2 रोटी खानी है, उसमें से एक रोटी ले ली जाए छीन करके, उसमें दिक्कत, हाँ उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि जितनी उसमें जरूरत है उतना तो होना ही चाहिए, ज्यादा है तो वो बाद की बात है। बात करते हैं हमें कम से कम एक हेड होना चाहिए, यानी ये वाला भी चलेगा, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक है, चलेंगे। इसमें नहीं है, ये वाला नहीं चलेगा। मेरे पास आंसर आएगा 3/4, 3/4। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, और ये पूछ ले 2 हेड आने की प्रायिकता, तब तो 1/4। अगर इसी को चेंज करके ऐसा पूछ ले कि 2 हेड ने आने की प्रायिकता, किसकी पूछ ली, 2 हेड आने की तो ये थी 1/4, 2 हेड नहीं आने की पूछे तो 1 में से 1/4 घटा दो। मेरे पास जो आंसर आएगा वह इसका आंसर आएगा, 2 बार हेड नहीं आना चाहिए, यानी ये वाला नहीं आना चाहिए, बाकी तीनों आए तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं सिक्कों की संख्या और बढ़ा देता हूँ। सिक्के जो मेरे पास में 2 थे, उन सिक्कों को बढ़ा करके मैं कितने कर देता हूँ, 3। सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, अब मेरे पास में सिक्के हो गए 3, ये आ गए साहब 3 सिक्के। 3 सिक्कों को उछालने पर कितनी कंडीशंस बनती है, या तो तीनों ही सिक्के पर हेड आ सकता है, या तीनों पर ही टेल आ सकता है, या फिर देखिए हेड हेड और टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। हमारे पास आ जाएगा हेड डबल टेल, टेल हेड टेल, यहाँ आ जाएगा टेल टेल और हेड। यानी हमारे पास में संभावित परिणाम जो है वो बनते हैं 8, 4 और 4 8। अब इन 8 पर मेरे पास में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। पहले वाला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, इसमें पूछ लिया कि अधिक से अधिक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रश्न देखिए मैं बोलता पूरा हूं, लिखने में ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि पेपर मॉर्निंग टाइम है, कम समय में यानी सीमित समय के अंदर हमें ये चैप्टर कवर करना है, ताकि सुबह के लिए आपको जो पेपर है उसके लिए एकदम बढ़िया प्रिपरेशन करने का टाइम मिले। इसको प्रत्येक जो प्रश्न है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बस हाँ बोलता पूरा हूं, उसमें सुनते रहिए, कोई भी वर्ड सुनने से चूकिएगा मत। हाँ ऐसा हो सकता है मैं बोलूं सारा, लिखने में लाइन कोई छोटी लाइन स्किप भी कर सकता हूं। जहां तक वो समझने लायक सारी चीज लिखूंगा, ऐसा नहीं कोई भी सारा बोल के चला जाऊं, नहीं। अधिक से अधिक हेड आने की प्रायिकता वह कितनी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हमारे पास हेड आते हैं ये वाले, कितनी बार आता है, 1 बार। कितने में से, 8 में से 1/8। प्रायिकता का फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है, ये बात ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों। मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे पास आ जाए कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, अगर एक हेड नहीं आया तो काम नहीं चलेगा। ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसमें एक भी हेड नहीं आता, इसके अलावा सारी कंडीशंस है जिन सब में हेड आता है। तो इस कंडीशन का नाम क्या है, ये कितनी बनती है, 1 ही बनती है, कितने में से 7, यानी ये नहीं होनी चाहिए। बाकी तो हो सकते हैं ना, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो हमारे पास एक 7 ऑप्शन है, 7 में से कोई भी आ सकता है। ये कितने में से, 8 में। 7 ऑप्शन करेक्ट है 8 में से, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। अगर मेरे पास में इसकी जगह टेल होता तो क्या करते, ये वाला कैंसिल हो जाता, बाकी बचते 7 के 7। अब मैं आगे बात करता हूं,
प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एकांतरत हेड या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी एक हेड एक टेल एक हेड, हेड टेल हेड या टेल हेड हेड, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछ लिया जाए जिनमें एक के अंतर के बाद दूसरा, जैसे एक के बाद दूसरा, जैसे हेड आया टेल आया हेड आया, या टेल आया हेड आया टेल आया, इस प्रकार की जो कंडीशंस बनती है वो वाली, एक तो ये और एक ये एकांतर, एक के अंतर के बाद एक, इसमें देखिए दो लगातार आ रहे, इसमें भी दो लगातार है, इसमें भी दो लगातार, इसमें भी दो लगातार, इसमें तीनों के तीनों लगातार, यही एकमात्र ऐसा है, ये दो ऐसे हैं जिनमें हमारे पास एकांतरित प्रक्रिया नहीं चलती है। इसका 2/8 यानी 1/4 आ गया। अब हमारे पास पूछ लिया गया कि 3 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो 1 8 में से, अब कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 तो नहीं आने चाहिए, उससे कम चलेगा ही नहीं, ये नहीं चलेगा, इसमें है ही नहीं, इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें 2 हेड है ही नहीं। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, कितने में से 8 में से, 4/8 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे एक सिक्के पर प्रश्न बन चुके हैं, 2 सिक्कों पर प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं वो भी हमने देख लिए, 3 सिक्कों पर प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी देखे। अब मैं सिक्के को स्किप करके मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बात करता हूं पासे पर। एक जो पासा है वो हमारे पास घन या घनाभ के आकार का होता है, वो भी ध्यान रखें। उस पासे पर फलक 12 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं, किनारे जो है वो कितने होते हैं 12, फलक 6 शीर्ष 8 किनारे 12। अब मैं बात करता हूं किसकी, एक पासे की, जो हमारा पासा होता है डाइस, उस डाइस की बात हो रही है हमारे पास में। पासे पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी बात करेंगे। पहले मैं केवल और केवल एक ही पासा लेता हूं, एक पासा उछालने पर, एक पासा उछालने पर मुझे सबसे पहले यह लिखना पड़ेगा कि मेरे पास में संभावित परिणाम कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सा परिणाम आने की संभावना रहती है। तो हमारे पास में एक पासे को उछाल लेने पर इतने प्रकार की कंडीशन बनती है, 1 2 3 4 5 6। ये मान लिया आपने बचपन में बहुत सारे खेल भी खेले होंगे, किसी एक रबर बैंड जो हमारे पास में इरेजर आता है मिटाने के लिए, जो पेंसिल काम ली कच्ची पेंसिल, उसको मिटाने के लिए जो इरेजर होता है, रबर होता है, उसके लिए हमने देखिए उसके ऊपर हमने चारों ओर देखिए कुछ वर्ड लिखे थे 1 2 3 4 5 और उसको घुमा करके बच्चों की तरह खेलते थे शुरुआत में। वो वाला हमारे पास एक पासे की तरह होता था, उनमें मेरे पास 1 2 3 4 5 6 लिखा है। प्रश्न कैसे बनेंगे, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, एक पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, 2 प्रश्न बच गए। एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, 3 प्रश्न बन गए। अब एक पासे को उछालने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे को उछालने पर ये पूछ लिया कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। मैंने यहाँ देखिए 5 प्रश्न लिखे हैं, इन 5 प्रश्नों का जो आंसर है वो मैं बताता हूँ आपके लिए, और कैसा आंसर लगे वो भी आप कमेंट में लिख करके लाइव साथ साथ बताते रहिए। पहले की बात करता हूं, जब हमारे पास सम संख्या है, इन 5 के जब आंसर बताऊंगा साथ साथ 5-4 प्रश्न और भी आ जाएंगे, कैसे कैसे आते हैं देखते जाइए। सबसे पहली कंडीशन है, एक पासे को उछालने पर मेरे पास 6 कंडीशन बनती है, यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिएगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। इतना लिखने के बाद सम संख्या, सम कौन कौन सी होती है, 2 है 4 है 6 है 8, ऐसा ही होता है। तो 1 2 4 6 3 अंक आते हैं, कितने में से, 6 में से, क्योंकि जब एक पासा उछाला जाता है तो संभावित परिणाम हमारे पास में 6 निकल के आते हैं, 1 2 3 4 5 6।
तो इसको मैं कह सकता हूँ 3/6 को 1/2। बात कर दी जाए विषम संख्या होने की, तो विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो, 1, 3 और 5। तो ये भी हमारे पास 3 ही संख्या है 6 में से, तो आंसर आएगा 1/2। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 3 से बड़ा यानी 4, 5 और 6 आ सकते हैं, 4, 5 और 6 यानी कि 3 अंक आ सकते हैं 6 में से, तो 3/6। अगर ये ऐसा नहीं होता तो पूछ लेता कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 4 से बड़ा यानी 5 और 6, कितने में से 2 आते हैं अंक, कितने में से 6 में से, तो एक ऊपर तो देखिए 2 का भाग जाता है 1 बार, नीचे जाता है 3 बार। 4 की जगह आपको 5 भी दिया जा सकता है, 2 भी दिया जा सकता है। संख्या सम हो गई, विषम हो गई, आपको अभाज्य संख्या भी दी जा सकती है। तो यहां मैं कहता हूं 4 से छोटा अंक आना चाहिए, 4 से छोटा यानी 1, 2, 3 आना चाहिए। कितने अंक है? 3, कितने में से? 6 में से, तो 1/2। ठीक है। पूछा 6 से बड़ा अंक ज्ञात करो। प्रश्न पूछा कि एक पासा उछाला जाता है, कंडीशन ही 6 बनती है और हाईएस्ट नंबर भी 6, तो 6 से बड़ा अंक आता है क्या? तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता जो हमारे पास में नील हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि 6 से बड़ा अंक हमारे पास होता ही नहीं है, तो आएगा भी नहीं। तो एक पासे को उछालने पर इतने प्रकार के प्रश्न क्रिएट होते हैं, इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इनको भी मैं स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। देखिए पासों की संख्या बढ़ा देता हूँ। अब मेरे पास पासों की संख्या हो जाएगी, पहले तो एक ही पासा था, अब मेरे पास हो गए पासों की संख्या 2। जब मेरे पास 2 पासे हो तब मेरे पास में आंसर क्या आएगा? 2 पासों को उछालने पर, एक के लिए 6 आया था, 2 के लिए 6 का स्क्वायर यानी 36 आ जाएगा। कैसे कैसे बनेगा वो देखिए। पहले पासे पर मैंने मान लिया 1 आ रहा है, दूसरे पर भी 1 आ जाएगा। पहले पर 1 आ रहा है, दूसरे पर 2 आ गया, पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 3 आ गया। उसके आगे बढ़े तो 1 और 4 हो गया, 1 और 5 हो गया, 1 और 6। आसानी से एक लाइन अगर समझ में आ गई तो बाकी की जो सारी कंडीशन बचेगी इजी वे में समझ में आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब है मैंने एक पासा उछाला और उस पहले वाले पासे पर 1 आया, मैंने उसको वही रहने दिया, उठाया ही नहीं। अब मैं दूसरा पासा फेंकता हूँ, दूसरे पर मेरे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इतनी कंडीशन बनेगी। ठीक, अब मैंने उठा लिया। अब मैंने देखा कि मेरे पास में जब मैंने जैसे ही उठाया दूसरे वाले पर जो एक पैसा फेंका उस पर 1 की जगह 2 आ गया होता तो 2 1 हो सकता है, हमारे पास में 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, हमारे पास में 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। यानी जो कंडीशन 1 के साथ बनी वो 2 के साथ भी बन सकती है, और जो हमारे पास में 2 के साथ बन गई वो हमारे पास 3 के साथ भी बन सकती है, 4 के साथ भी बन सकती है, और 5 6 के साथ पर भी बन सकती है। अब देखिए हमने जो सारी कंडीशन है वो लिखनी शुरू करी है। हमारे पास में टोटल 36 कंडीशन बनेगी, वह 36 की 36 हम कंडीशन लिखते हैं कि हमारे पास में जो 36 कंडीशन बनेगी वह कौन सी होगी, किस प्रकार की होने वाली है। बात करेंगे सारी की सारी। यहाँ 3 4, 3 5, 3 6, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4 4, 4 5, 4 6। इसमें मेरे पास आएगा 5 4, इसमें आ जाएगा 5 5, इसमें आ जाएगा 5 6। यहाँ पर मेरे पास में 6 4, 6 5, 6 6, यानी इस प्रकार मेरे पास में 36 कंडीशन बन गई। ये वाली टोटल कंडीशन कितनी बन के तैयार हो गई? 36, 6 गुणा 6 36। अब इन 36 कंडीशन पर कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे सारी एकदम डिटेल से चर्चा करते हैं, सुनते रहिए। पहला प्रश्न आता है, देखिए क्या पहला प्रश्न आ गया कि 2 पासों को उछाल लेने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पासों पर समान संख्या प्राप्त हो। पहला प्रश्न है कि दोनों पर समान
संख्या प्राप्त हो। दोनों पासों पर समान संख्या आने का मतलब है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये पूरी लाइन है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऑप्शन बनते हैं। कितने में से? 36 में से। 6/36 का मतलब होता है 1/6। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न सेम इसी का जस्ट अपोजिट कर देता हूं। दोनों पासों पर समान संख्या नहीं आनी चाहिए। दोनों पासों पर समान संख्या आने के लिए हमारे पास उत्तर है 6/36, और नहीं आना चाहिए यानी ये 1 2 3 4 5 6 कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी 30 बच गई वो 30 में से कोई भी हो सकता है। 30/36 यानी 5/6, 2 हमारे पास आ गए। तीसरा, दोनों पासों पर सम संख्या आना। दोनों पासे जो है उनके ऊपर दोनों पर ही सम संख्या आना। जैसे इसमें तो 1 आया हुआ है तो सब में 1 1 तो है, यानी ये लाइन जो है इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें मेरे पास कुछ है, ये वाला समान संख्या, ये भी दोनों में सम संख्या, ये भी दोनों में सम संख्या। हमारे पास में जो सम संख्या वाला मैटर है वो इतना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने में से? 36 में से। 9/36, 1/4 आंसर आया। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो 4 नंबर है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कौन सा प्रश्न बनता है उनमें से बात करते हैं। देखिए हमारा जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। दोनों पासों पर विषम संख्या आना। दोनों पर ही क्या आना? विषम। तो विषम के लिए देखिए ये 1, ये 2, ये 3, 3 इसमें 6 और 3 इसमें 9, 9/36। अब सुनते रहिए गौर करके। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग, 2 पासे हैं उनके ऊपर प्राप्त संख्याओं का योग हमारे पास में 9 होना चाहिए। उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। योग 9 होने की प्रायिकता। 9 कहां पर होता है? ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ने पर 9 आता है, जैसे 6 और 3, 4 और 5, 5 और 4, 6 और 3। ये वो कंडीशन है, यानी टोटल 4 कंडीशन है जिनमें हमारे पास जोड़ने पर योगफल 9 आता है। इनके अलावा कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिनका योग हमारे पास 9 आता है। 4/36 को मैं 1/9 लिख सकता हूँ। मेरे पास में जरूरी नहीं योग 9 आए। मुझे पूछा जा सकता था कि योग 11 होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो यहाँ पर हमारे पास में योग जो है 11 हो जाता है। योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करो, अगर 7 के लिए पूछ लिया जाता तो हम 7 के लिए ये पूरी लाइन हम दर्शा के आ जाते। जो चीज हमें पूछी जाएगी, एक चीज और जो पूछी जाएगी उसके सीध में सारे आंसर आ जाएंगे। या तो ऐसे आ जाएंगे या फिर ऐसे आड़े या टेढ़े, कैसे भी आंसर एक ही सीध में आने वाले हैं। मैं बात करूं, अगर मेरे पास पूछ लिया जाए 2 ऐसे नंबर ज्ञात करो जिनका योगफल 4 हो। 4 मतलब 1 2 3, ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर हमारे पास वैल्यू जो है वो 4 आता है। अब बात करें उससे भी और, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग मेरे पास 13 होना चाहिए। योग सबसे ज्यादा से ज्यादा 6 + 6 12 है, 13 होता ही नहीं है, तो आंसर आएगा 0, 0/36 यानी 0। इस प्रकार 2 पासों पर भी हमारे पास प्रश्न बनाए जाते हैं। अब पासे की बात यहीं कंप्लीट करते हैं। देखते रहिए, हमारे जितने भी प्रश्न हैं हम सब के सब प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पासे जैसे हमारे पास कंप्लीट हो गए, अब हम उससे भी आगे बढ़ते हैं। हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में जितनी हमारी प्रायिकता दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, सारी हम अपने इस वीडियो लेक्चर में करेंगे, जिसमें से हमने सिक्का कंप्लीट कर लिया, पासा कंप्लीट कर लिया। अब मैं बात करता हूँ लीप वर्ष और अलीप वर्ष की। एक तो लीप वर्ष, एक अलीप वर्ष। लीप वर्ष अर्थात हमारे पास में 365 की जगह 366 दिनों का समूह है। और अलीप यानी अलीप का दूसरा नाम होता है एक सामान्य वर्ष। इसका दूसरा नाम क्या होता है?
एक सामान्य वर्ष जिसमें से हमारे पास में 365 दिन होते हैं, जिसमें कितने दिन होते हैं 365 दिन, यानी 365 में अगर यहाँ अगर बात करूं तो इसमें मेरे पास में 52 दिन होते हैं, सॉरी 52 तो सप्ताह होते हैं और 2 इसमें दिन होते हैं कंप्लीट। इसमें मेरे पास में जो 52 तो सप्ताह होते हैं पूरे पूरे, और इसमें एक मेरे पास में दिन होता है। यानी इतनी सी कंडीशन हमें ध्यान रखनी, कैसे आई वो भी सारी डिटेल करेंगे। लीप वर्ष का मतलब लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के बाद में आता है, जिसमें 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन। 52 सप्ताह कैसे आए, इसमें मैंने 7 का भाग लगाया, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 का भाग 52 बार पूरा जाता है तो 52 सप्ताह और बाकी बचेंगे 2, इसमें बाकी 1 बचेगा, शेषफल आ गया। लीप वर्ष और अलीप वर्ष से संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जाएगा उस पर बात करते हैं। लीप वर्ष या अलीप वर्ष से प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हमें लिख करके दे दिया जाए, किसी अलीप वर्ष में, किसी अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। पहला प्रश्न सेम यही प्रश्न, रविवार ने आने की प्रायिकता। पहला प्रश्न तो है किसी अलीप वर्ष, यानी अलीप का मतलब एक सामान्य साल में 53 रविवार आने की प्रायिकता, किसी सामान्य वर्ष में 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता, दोनों का पूछा है। तो जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिख देना लीप वर्ष यानी अलीप वर्ष यानी दिनों की संख्या बराबर 365 बराबर 52 सप्ताह प्लस 1 दिन प्लस का 1। अब ये जो 1 दिन बच गया उसका फंडा क्या है, उस 1 दिन में मेरे पास में सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, मेरे पास में बुधवार हो सकता है, उसी दिन मेरे पास में गुरुवार हो सकता है, उसी दिन मेरे साथ में शुक्रवार और उसी दिन मेरे साथ में शनिवार। इसी के अलावा मेरे पास अभी संडे और बच गया, ये मेरे पास रविवार। टोटल 7 वार आ गए, यानी 52 सप्ताह का मतलब तो हो गया प्रत्येक सप्ताह में मेरे पास में 52 जो साल है, साल में 52 सप्ताह मतलब 52 बार रविवार, 52 सोम, 52 मंगल, 52 बुध, 52 गुरु, 52 शनि से सारे हो जाएंगे। 1 दिन जो बच गया उस 1 दिन में मेरे पास इतनी कंडीशन बनती है, इतने प्रकार के वार हो सकते हैं। प्रश्न ऐसा आ जाए कि 52 सप्ताह या 52 रविवार आने की प्रायिकता 100%, क्योंकि 52 आने ही आने हैं। हमें पूछा जाएगा 53 का, क्या पूछा जाएगा 53 का, तो 53 रविवार आने की क्या कंडीशन है वो देखेंगे। 53 रविवार होना चाहिए, इनमें रविवार कब होता है वो देखो, वो बताइए मुझे। रविवार होता है 1 बार, कितनी बार 1 बार, कितने में से 7 में से 53 रविवार आने की प्रायिकता हो गई। अब पूछे कि रविवार नहीं आने की, तो ये 1 तो हटा दो, रविवार आना ही नहीं चाहिए, तो आने कौन कौन चाहिए, बाकी 6 में से कोई भी पूछा जा सकता है, 6/7। जरूरी नहीं मेरे पास में यहाँ रविवार ही दिया जाए, कोई भी दूसरा वार दिया जा सकता है। तो मैं बात अगर करता इसकी जगह लीप वर्ष की, उसमें आसान से समझ में आएगा। देखिए इसकी जगह मेरे पास प्रश्न ऐसा आ जाए, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो और नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। सबसे पहले लिखेंगे लीप वर्ष में दिनों की संख्या बराबर 366, जिसमें कि हमारे पास में 52 तो सप्ताह होते हैं, 52 तो सप्ताह होते हैं, और उसके अलावा मेरे पास में 2 दिन होते हैं। इन 2 दिनों का फंडामेंटल क्या है वो देखते हैं। रविवार से शुरू हो जाए, अगर वर्ष की शुरुआत हो जाए तो रविवार और सोमवार पे दोनों दिन कंप्लीट हो गए, या फिर अगर ऐसा नहीं हो तो इस पहले दिन सोमवार हो जाए और दूसरे दिन मेरे पास में मंगलवार हो जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे पास में पहले दिन मंगलवार हो जाए और दूसरे दिन बुधवार हो जाए, पहले दिन मेरे पास में जो है वह बुधवार हो जाए और जो दूसरा दिन है वह मेरे पास में गुरुवार हो जाए, पहले ही दिन मेरे पास में गुरुवार हो जाए और दूसरे दिन मेरे पास में शुक्रवार हो जाए, पहले दिन मेरे पास में शुक्रवार हो जाए और आपके पास में यानी अगला वार जो है वह शनिवार हो जाए।
और मेरे पास 1 बच गया। अगर शनिवार से शुरुआत हो जाए और रविवार यानी संडे पे कंप्लीट हो जाए तो क्या करना है? क्या इनके अलावा कोई वार हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है कि पहले दिन रविवार हो, तीसरे दिन दूसरे दिन गुरुवार हो जाए, पहले दिन रविवार है, दूसरा दिन बुधवार हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं, कंटिन्यू वार आएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसी लीप वर्ष में, यानी इस 366 दिनों वाले में 53 रविवार आने की बात करो तो इनमें रविवार कितनी बार आता है? मेरे पास कंडीशन 7 है, यानी बटे में तो 7 ही आएगा, बटे में तो 7 ही आएगा। रविवार कितनी बार आता है? 1 और 1 2 बार, तो 2/7। रविवार नहीं आने की प्रायिकता तो 2 हटा दो, बाकी 7 में से 2 हट गए, बाकी बच गए 5/7। प्रश्न और कैसे पूछा जा सकता है? किसी लीप वर्ष में यानी 366 दिनों वाले में ऐसा पूछ लिया कि बुधवार या गुरुवार, बुधवार आए तो भी चलेगा, गुरुवार आए तो भी चलेगा, बुधवार आए तो भी चलेगा, गुरुवार आए तो भी चलेगा। दिनों की संख्या 1 2 3, कितनी? 3, कितने में से? 7 में से। इस प्रकार जो हमारे पास में लीप और अलीप वर्ष है उनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में कुछ कंचे हैं, कुछ गोलियां दी हुई है, उनके वाले में प्रश्न की, तो हमारे पास उनके संबंधी प्रश्न कैसा बचेगा, बात करते हैं। एक थैले में या किसी एक मटके में, यहां मैं एक छोटा सा मटका बना देता हूं, ये सब कैसा भी बनो, डायग्राम पे नहीं जाना है। एक मटका है, उस मटके में कुछ गोलियां डाली गई है इस प्रकार से। गोलियों की संख्या कुछ इस प्रकार से है मेरे पास में कि मेरे पास में 3 गोलियां जो है वो मेरे पास में हरे रंग की है। 3 गोलियां कैसी है? हरे रंग की। उसके अलावा मेरे पास 4 जो गोलियां हैं वह मेरे पास में लाल रंग की है। कौन से रंग की है? लाल रंग की। और बाकी मेरे पास देखिए, मेरे पास 3 4 7 हो गई, ये इतनी चली गई। बाकी ऐसा मैं कह देता हूं कि मेरे पास में जो 5 गोलियां हैं वे हमारे पास में कैसे रंग की है? पीले रंग की है। किसी एक मटके में, किसी एक थैले में, किसी एक बक्से में मेरे पास में कुल टोटल कितनी है? 12 गेंदे हैं, 12 कंचे डाले गए हैं, 12 कुछ भी नाम कुछ भी दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, 12 इसमें गेंदे डाली गई है जिनका क्रम ये वाला है। अब क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस मटके में से, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो निकाली गई गेंद का लाल रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करो। कौन से रंग की होनी चाहिए? लाल रंग की होना चाहिए। तो यहाँ पी ये रेड रंग की होनी चाहिए। रेड है कितनी? 4। कितने में से? 12 में से, यानी 1/3 उतर आया। पूछ लिया गया होता लाल रंग की नहीं होनी चाहिए तो नहीं होने की प्रायिकता, यानी ये 4 नहीं होते, होते कौन? ये 8। कितने में से? 12 में से 2/3 आ जाता। अब पूछ लिया जाए कि उसमें से, थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद हरी या पीली कोई भी हो चलेगी, कोई भी हो चलेगी, मतलब ये नहीं चलेगी। कौन कौन सी चलेगी? हरी या पीली। 3 और 5 मिलकर के 8 आए, 12 में से बराबर 2/3। पूछ लिया जाए कि निकाली गई गेंद जो है वह हरे रंग की नहीं होनी चाहिए। हरे रंग की नहीं होनी चाहिए मतलब इन दोनों में से कोई भी चलेगी, 9/12। कैसे भी घुमा करके प्रश्न पूछे, हमें उसका आंसर एकदम परफेक्ट शॉर्ट स्वीट दे करके आना है। अब हम इससे भी कुछ आगे की ओर गमन करते हैं। हमारा ये वीडियो अब तक जो भी हुआ है आपको किस प्रकार का लगा? क्या हमारा ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है? प्रत्येक चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर साथ साथ बताते रहनिए। देखिए बताइए। अब हम आगे वाला जो प्रश्न है वो लेते हैं, कार्ड यानी ताश से संबंधित। अब हम बात करते हैं ताश से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ताश जो हमारे पास में डेक होता है उसकी। ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं वो बात करो पहले तो। ताश में कुल पत्ते होते हैं 52। ताश में कुल पत्ते होते हैं 52, 52, जो कि 4 भागों में बंटे हुए होते हैं। 4 भाग कौन कौन से उनकी बात करेंगे। 4 भाग सबसे पहले तो ताश जो है वो 2 भागों में होता है। कैसे? एक तो होता है हमारे पास में लाल रंग,
रंगों के आधार पर तो केवल दो ही रंग का होता है, एक तो होता है लाल रंग का और दूसरा होता है काला रंग का। क्या होता है? लाल रंग का और एक काले रंग का। हमारे पास में जो लाल रंग के पत्ते और काले रंग के पत्ते हैं उनकी संख्या बराबर होती है, तो इसलिए ये वाले जो पत्ते हैं हमारे पास में इक्वल होते हैं 26 एंड 26। 26 और 26 मिलकर के 52 पत्ते होते हैं। 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, 26 काले रंग के होते हैं। अब काले रंग के पत्ते भी दो प्रकार के होते हैं, लाल रंग के पत्ते भी दो प्रकार होते हैं। दो और दो मिलकर के 4 प्रकार हो जाते हैं ताश के। ताश के पत्ते जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है उनकी बात करते हैं, देखिएगा। लाल रंग में मेरे पास में दो आएंगे, कौन कौन से? एक तो आता है मेरे पास में लाल पान। क्या आता है? लाल पान। एक मेरे पास में आता है ईंट। ईंट ऐसे भी लिखा जा सकता है और हमारे पास में ईंट ऐसे भी लिखा जा सकता है, ईंट। लाल पान के पत्ते और ईंट के पत्ते हो गए। अब मैं बात करूं और काले रंग के पत्ते कौन कौन से होता है? ये एक तो होता है चीड़ी, एक होता है हुक्म। इस प्रकार हमारे ताश के कितने पत्ते हो गए? 13 + 13 यानी 26 और 26 ये नीचे काले रंग वाले। हमारे पास 13 + 13 + 13 + 4 बार 13 13 होने से 52 पत्ते हो गए। 52 पत्ते हैं। अब जो चीज मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखें। प्रश्न में पूछे एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो उस पत्ते के साथ साथ प्रश्न बनाएंगे। यहाँ से शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न मैं यहाँ से बना देता हूँ। इतना तो कंपलसरी है कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि, इतना सेम है। अब यदि निकाला गया पत्ता एक काले रंग का हो, कैसा हो? एक काले रंग का होना चाहिए। अब काले रंग के पत्ते होते कितने, अगर ये ध्यान में है तब तो इसका आंसर आएगा, वरना आएगा ही नहीं। तो काले रंग के पत्ते हमारे पास में होते हैं, देखिए साहब 26। कितने होते हैं? 26। कितने में से? 52 में से, बराबर 1/2। ये हमारे पास पहला प्रश्न हो गया। इसकी जगह काले की जगह मुझे लाल कलर भी दिया जा सकता था, उसका आंसर भी यही आता। इतना सेम है। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, उस निकाले गए पत्ते के हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो। निकाला गया पत्ता कैसा होना चाहिए? पत्ता जो है हुक्म का होना चाहिए, हुक्म का होना चाहिए। हुक्म का इक्का, हमारे हुक्म का पत्ता जो है हमारे पास 13 होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। कितने में से होते हैं? 52 में से होते हैं, 1/4 हो गया। कंपल्सरी नहीं हुक्म का ही दिया जाए। हमारे पास लाल, ईंट, चिड़ी या हुक्म चारों में से कोई भी एक नाम यहाँ से दिया जाएगा तो पर्टिकुलर उस पॉइंट पे बात की जाए तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें भी और आगे आगे कितने प्रकार बनते हैं उनमें भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इन चारों में इक्के होते हैं। एक इक्का इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है और एक इसमें होता है। टोटल मिलाकर के मेरे पास 4 इक्के हो गए। ये तो टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। ये मेरे पास इक्के हो गए। यहाँ किसकी बात हो रही है? इक्के की। मेरे पास में इक्के कितने हो गए? 4 इक्के होते हैं। तो पूछ लिया जाए एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो निकाले गए पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? इक्का होने की प्रायिकता। इक्के होते हैं 4, कितने में से होते हैं? 52 में से। तो हमारे पास उत्तर आएंगे 1/13। ये भी हमारे पास आ चुका। इक्के से भी आगे बढ़ जाते। अब मेरे पास में बाद से आ गया, देखो साहब क्या आ गया? बाद से। तो 1 1 1 1 ये हमारे पास 4 बाद से हो गए। अब देखिए बाद से आ गया तो बाद से आते ही बेगम भी पीछे पीछे आएगी दौड़ते हुए सेवा करने के लिए। अब ये देखिए बेगम आ रही है यहाँ पर। ये बेगम आ गई, बादशाह की शादी हो गई गाजे बाजे के साथ और ये बेगम आ गई। देखिए ये ओनली 1 1 1 एंड 1। ये भी हमारे पास टोटल जितने बादशाह उतने ही बेगम। अब बादशाह और बेगम है काम करने वाले थोड़े, इनको तो गुलाम चाहिए होगा। तो अब बात करते हैं गुलाम की। किसकी बात करते हैं? गुलाम की। अब इनके लिए सर्वेंट यानी नौकर चाकर भी चाहिए। 1 1 1 एंड 1। अब सोचो ये हमारे पास इस प्रकार ताश बनती है। अब
प्रश्न में किस किस प्रकार से पूछा जाएगा। ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं 52, लाल रंग के कितने होते हैं 26, काले रंग के कितने होते हैं 26, लाल पान के कितने होते हैं तब तो 13, लाल रंग के कितने होते हैं तब होते हैं 26। ये विशेष ध्यान रखें। उसके बाद चिड़ी के पत्ते आने की प्रायिकता याद करो 13/52, हुक्म के पत्ते आने की 13/52। उसके बाद में हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता 1/4 आई थी 13/52। इक्का आने की प्रायिकता पूरी ताश में इक्के होते हैं 4/52। अब ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, उस पत्ते के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो। निकाला गया पत्ता कैसा होना चाहिए, तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए, फोटो दिखनी चाहिए उसके ऊपर। तस्वीर किस पे होती है, एक तो बादशाह पर होती है, एक बेगम पर होती है, दो एक होती है गुलाम पर। ये बादशाह की फोटो है, ये बेगम की है, ये गुलाम की है, पहचान में करने के लिए। तो बादशाह होते हैं 4, बेगम होती है 4 और गुलाम होते हैं 4। ये टोटल मिलाकर के ये जो पत्ते होते हैं 12 पत्ते, इनको कहते हैं तस्वीर वाले पत्ते, फेस कार्ड, जिनको क्या बोला जाता है, फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी 12/52। कितने आगे ऊपर देखिए मेरे पास में भाग जाता, भाग भी देना साथ साथ, ऊपर मेरे पास 4 का भाग जाता है 3 बार, नीचे जाता है 13 बार। ये भी हो गया, इसकी बात भी हो गई। अब मुझे क्या क्या पूछा जा सकता है, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो निकाले गए पत्ते के बादशाह या बेगम आने की प्रायिकता ज्ञात करो। या तो बादशाह आना चाहिए या बेगम आनी चाहिए। 4 और 4 8 हो सकते हैं, कितने में से 52 में से, तो 2 ही होने चाहिए, कितने में से 13 में से। इस प्रकार कोई भी प्रश्न जो बना के पूछ लिया जा सकता है जब हमें पूरी ताश की बात की गई हो। अब यहां से मैं प्रश्न चेंज करता हूं। अब की बार प्रश्न ऐसा है, काले रंग के पत्तों में से, प्रश्न सुनिएगा, ताश की बात नहीं कर रहा हूं, काले रंग के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। सुनिए, प्रश्न सुनाई दिया अच्छे से, आंसर क्या है वो देखिएगा। प्रश्न यहां लिख देता हूं मैं कि काले रंग के पत्तों में से, काले रंग के पत्तों में से बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात करो। काले रंग के पत्ते यानी टोटल पत्ते 26, ये चीज विशेष गौर करने योग्य। काले रंग के पत्ते तो 26, लाल रंग के पत्ते तो भी 26। अब इसमें काले रंग के जो पत्ते हैं वो तो केवल ये से नीचे नीचे वाले हैं, इसमें बादशाह 1 और 1 2, यानी कि हमारे पास आ गया 2/13। कितना आ गया, काले रंग के पत्ते हमारे पास देखिए ये थे 1 और ये थे 2, 2/26, तो इसमें 2 का भाग एक ही बार जाता है, सॉरी 1/13। कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न बना के हमें पूछा जा सकता है। 1-2 प्रश्न और भी बना लेते हैं, देखिए साथ ही साथ। इस प्रकार हमारे ताश वाले जो पत्ते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न ऐसा आ जाए, किसी एक बैग में, किसी एक थैले में, किसी एक मटके में, किसी एक संदूक में कुछ भी नाम दे दिया, जिसमें एक पर्चियां डाली गई है छोटी छोटी, और जिनमें गिनती लिखी हुई, जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए 1 से 15 तक, 1 से 15 तक नंबर लिखे हुए, या 10 से 20 तक नंबर लिखे हुए। किताब में लिखा है 1 से 15 तक, तो वाला मैं चेंज करके लिख देता हूँ 10 से लेकर के उसमें 20 तक नंबर लिखे हुए। 1 पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 भी लिखा है, 20 भी लिखा, सारे अंदर की पर्चियां लिखी हुई है। प्रश्न कैसा है सुनिएगा। पहला प्रश्न ऐसा आ सकता है, उस बैग में से एक पर्ची यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, उस पर्ची पर लिखी हुई संख्या सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। दूसरा ऐसा पूछा जा सकता है, उस पर संख्या लिखी हुई होनी चाहिए कैसी, विषम संख्या होनी चाहिए। तीसरी संख्या ऐसी लिखी जा सकती है कि वह एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। हमारे पास 3 प्रश्न तो बनकर के तैयार हो गए, देखते हैं। चौथी संख्या ऐसी हो सकती है कि निकाली गई संख्या 10 से बड़ी होनी, सॉरी 10 तो है ही ऑलरेडी, हमारे पास में 15 से बड़ी होनी चाहिए। आगे वाला जो प्रश्न ऐसा है कि 15 या 15 से बड़ी होनी चाहिए। इन प्रश्नों पे बात करेंगे पहले, ताकि बाकी वाले सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। 10 से 20 तक जो प्रश्न संख्या, जो नंबर लिखे हुए हैं वो ऐसे ही तो होंगे ना,
क्या इनके अलावा ऐसा कोई भी नंबर है जो हमारे पास में लिखा जा सकता है, जिसकी बात यहाँ हो रही है? सबसे पहले सम संख्या की बात करें तो सम संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या? 6। कितने में से? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से 11/6। विषम संख्या बाकी बच गए मेरे पास 5, तो 5/11। अगर पूछ लिया जाए अभाज्य संख्या जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता हो, इसमें देखिए जाता है, यानी एक तो ये वाली अभाज्य संख्या, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। टोटल 4 नंबर है मेरे पास में 11 में से। पूछा 15 से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो ये मेरे पास 5। कितने में से? 11 में से। 15 या 15 से बड़ी यानी 15 भी शामिल करना है तो 6/11। जरूर नहीं 15 दिया जाए, ऐसा दिया जा सकता है कि 15 से छोटी संख्या ज्ञात करो, 14 से छोटी संख्या ज्ञात करो, 19 से छोटी संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार आज के जितने भी प्रायिकता के प्रश्न बनते हैं वो सारे हमने किए हैं। अब मैं 1-2 प्रश्न बात करता हूँ रोड सेफ्टी पे। रोड सेफ्टी पे आपको कौन कौन सी चीजें याद करके जानी है? देखिए छोटे नंबर वाले, जो बड़े वाले प्रश्न होते हैं जो 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, सीसीटीवी कैमरे वाला, वो हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अलावा जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था उसमें हमने एपी यानी जो समांतर श्रेणी से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है वो भी वहाँ डिस्कस कर दिया। अब मैं यहाँ आज बात करने वाला हूँ, एक आपको पहले यहाँ ये पता होना चाहिए, PUC जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है हमारे पास, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, उसका नाम फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक हमें ये पूछी जा सकती है कि रुकने की दूरी क्या होती है? रुकने की दूरी क्या होती है? रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी होती है। केवल इतना सा पूछा जा सकता है कि प्रतिक्रिया दूरी क्या होती है, अवरोध दूरी क्या होती है। इनकी जो डेफिनेशंस है, वैसे मैंने जो पूरा चैप्टर पढ़ाया था तब ये इनकी परिभाषा भी बताई थी, आप चाहे तो उनके किताब में भी दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा ये मेरे पास एक और होता है फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला कौन सा होता है कि ये तो रुकने की दूरी है, एक फॉर्मूला और होता है रुकने की कुल दूरी। रुकने की एक तो होती है दूरी, एक होती है रुकने की कुल दूरी। इन दोनों में फर्क है। रुकने की जो दूरी है वह तो होती है, जैसे मैं नाम लिख देता हूं चलिए आपके लिए, ये तो होता है केवल और केवल एक तो प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। प्रतिक्रिया दूरी व अवरोध दूरी जो है उनका योगफल ही हमारे पास में रुकने की दूरी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में कुल रुकने की जो दूरी है वो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। कौन कौन सा? एक तो पीछा करने की दूरी होती है और एक प्रतिक्रिया दूरी होती है। एक प्रतिक्रिया दूरी जो पहले वाले में है वो तो इसमें भी होती है, लिख ही देता हूँ, ये देखिए प्रतिक्रिया दूरी। प्रतिक्रिया दूरी दूसरी होती है इसके गुणा के अंदर पीछा करने की दूरी। दूसरी कौन सी होती है? पीछा करने की दूरी। प्रश्न बना के बताता हूं, बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको समझ में आएगा। किसी प्रश्न में ऐसा पूछा जा सकता है कि यदि रुकने की कुल दूरी 28 मीटर है, रुकने की कुल दूरी 28 मीटर है, या पूरा प्रश्न, हाँ ठीक है, ये भी एक रुकने की दूरी 28 मीटर है तथा पीछा करने की दूरी 4 मीटर है, तो प्रतिक्रिया दूरी ज्ञात करो। हमारे पास रुकने की कुल दूरी 28 दी हुई है, प्रतिक्रिया दूरी पूछी है, पीछा करने की दूरी 4 यहाँ गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 28 में 4 का भाग दे देना, उत्तर आएगा। एक प्रश्न और बना देता हूं आपके लिए। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि पीछा करने की दूरी हमारे पास में 8 मीटर व दूसरी कौन सी
प्रतिक्रिया दूरी 6 मीटर है तो कुल रुकने की दूरी ज्ञात करो। यही वाला सेम प्रश्न है। इसी प्रकार 6 × 8 मिलकर के 48 आ जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न क्या बनेगा और आपको ऐसा भी ध्यान में रखना है कि पूछ लिया कि अगर सड़क गीली है तो गीली फिसलन वाली सड़क पर रुकने की दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा, रुकने की दूरी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो देखिए आज इस वीडियो तक हमने पिछले 21 तारीख को मॉर्निंग टाइम में सुबह 9 बजे हमने शुरू किया था ये रिवीजन का ये आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के साथ हमने चैप्टर नंबर 1 वैदिक मैथमेटिक्स से लेकर के प्रायिकता तथा रोड सेफ्टी सहित हमने पिछले 8-9 दिनों में पूरा रिवीजन किया है। इस रिवीजन के दौरान आपको हमारे ये सारे वीडियो किस प्रकार के लगते हैं वो बताए ज़रूर। आपने हमें जो प्यार दिया, हमारे प्रति जो स्नेह आपने दिखाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा भी सहयोग आपके और दिन प्रतिदिन सहयोग में वृद्धि की जाएगी। जहाँ तक हो सके हम हर संभव प्रयास आपके लिए किया जाएगा। इसी आशा के साथ आज जितना भी आज तक आपने पढ़ा है वही आपके सारा पेपर में मिले। आपका जो पेपर है आपकी आशा के अनुकूल आए, आपको अच्छे से अच्छे अंक मिले। आप भविष्य में अपने माता पिता, गुरुजनों, सभी का, स्कूल वासियों सभी का नाम रोशन करें, अपने कुल का सभी का नाम रोशन करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लेकर के आए। आप एक काम मेरा ज़रूर करें, एक रिक्वेस्ट है आपकी, आपके सामने जो भी आपको भैया बहन जो 9th क्लास में है या 10th क्लास में जो भी आपके पास अवेलेबल है, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। उनको ये बताएं कि इस चैनल पर आपको कक्षा 10 से संबंधित, अगर कोई कक्षा 12 में अध्ययनरत है उसको भी ये बताएं कि कक्षा 10, कक्षा 12 उन सभी से संबंधित जो बोर्ड की कक्षाएँ हैं विशेष तौर से उनके लिए इस चैनल पर प्रतिदिन कक्षाएं लगाई जाती है। और आपने देखा है कि इस चैनल पर मैंने 10th क्लास मैथमेटिक्स का पूरा रिवीजन करवाया अभी इन दिनों में, तथा उसी के साथ पहले से हमने पूरी किताब प्रश्न, उदाहरण, सूत्र, फॉर्मूले सहित हमने अपलोड किया हुआ है। वहाँ से आप किसी भी प्रश्नावली, किसी भी प्रश्न का वीडियो देख सकते हैं। उसी के साथ हमने 4 या 5 चैप्टर क्लास 12 के भी करवा दिए हैं। कक्षा 12 में आपका कोई भाई या बहन, अड़ोसी पड़ोसी पढ़ता है उसको भी सूचित करें कि इस चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। देखिए मैंने इतने दिनों में आपको नहीं बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आज ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो पेपर है वो कल आपके लिए कंप्लीट होने वाला है। अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपने जो हमारे से सीखा है, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप जितने आपके पास कॉन्टैक्ट है उन सब तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं कहता, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरे द्वारा वीडियो जो जितने भी डाले गए हैं उनमें से आपको किसी भी वीडियो से आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाए। मिलते हैं इसी प्रकार के शानदार, ज्ञानदार, मज़ेदार वीडियो के साथ। देखिए बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए बहुत ही शानदार एक लाइव क्लास रखी जाएगी जिसमें आप लाइव साथ ही साथ क्वेश्चन पूछ पाएंगे कि कौन सा प्रश्न आपका किस प्रकार का है, सारी डिस्कस हम करेंगे। इसी के साथ बहुत ही अच्छा पेपर होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।